बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी वंडरफुल चैप्टर। कौन सा? वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, अभी जो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है, अगेन मोशन अगर आपका स्ट्रांग है तो चैप्टर बहुत ही मजा आएगा। मोशन स्ट्रांग नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसलिए मोशन को तो मैंने आपको बोल रखा भैया, आपका बाइबल वाला चैप्टर है वो, समझ रहे हो? बाइबल मतलब कहीं पे भी जाओ पढ़ना ही पड़ेगा। अब 12th तक अगर साइंस लेते हो, मोशन पीछा नहीं छोड़ने वाला बेटा। ये साइंस वाला मोशन अच्छे से बोलना, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। जैसे काना में घुस कर रहा है, यहाँ पे बता के कहना चाह रहा है। तेरी बातों को मैं रखूंगा आगे कैमरा के सामने, पूरी दुनिया तक पहुँचाऊंगा एक दिन। आज इसे काना तक पहुँच रही है, बस क्या फ़ायदा। कुछ कहना चाह रहा है? नहीं, बता दे, मन में है तो। मन की इच्छाओं को दबा। अच्छा चलो अब सुनो, बहुत ज़्यादा नहीं, जो यहाँ पे पूरी हो सकती है वो वाली। कहीं क्या है सर मेरी इच्छा कर रही है वो नहीं हो सकती पूरी। कौन सी वाली? NO3। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ऐसी डिमांड पूरी नहीं कर सकते ना। इंस्टीट्यूट है, विद्या का मंदिर है, तुम दूसरे मंदिर की बात कर रहे हो। चलो वापस आ, देखो वर्क एंड एनर्जी में बेटा हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वर्क के बारे में। ठीक है, वर्क। अगर मैं इस वर्क की बात करता हूं तो एक ह्यूमन बॉडी या एक ह्यूमन बीइंग का, ये देखो दिवाली आनी चल नहीं हुई, कोई बच्चा पॉप पॉप लेके आ रखा है। कौन है तुम में से? है ना भैया, ये कौन है? हैं? अब ये पता है ना तुम्हें क्या काम करता है? ये तो पोपट हो गया हैं? यहाँ पे मेरे पास फेंकी जरा इसे तेजी से। अरे ऐसे ही मार देता, बहुत हो गया। चलो खैर, ये भी वर्क था, ये भी वर्क था, है ना? वीडियो में नहीं आया, कोई बात नहीं, तुम्हें पता पड़ रहा है ना। सारी बातें वीडियो वाले देख लेंगे, तुम्हारा क्या फायदा होगा। खैर अब देखो, वर्क एंड एनर्जी में ह्यूमन बीइंग्स की अगर मैं बात करता हूं तो वी परफॉर्म वेरियस टास्क। आप खाना खाते हो, आप जंप करते हो, आप डांस करते हो, आप पढ़ते हो। जब आप बड़े हो जाओगे और भी काम करोगे, है ना? सारे काम, क्योंकि एक लाइफ का प्रोसेस है ना। तो रिप्रोडक्शन कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, अच्छा प्रोसेस है ना? हाँ, बहुत खुश हो रहा है तो देख रहा हूँ तेरे चेहरे मेरी भावनाओं को समझ रहे? इतना मत समझ भाई। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब में काम करना पड़ता है, और इन सब काम के लिए क्या चाहिए हमें? एनर्जी चाहिए। तो वर्क नीड्स एनर्जी, बट वेयर डू दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम? कहां से आएगी एनर्जी? जो आलू के पराठे खा खा के उसने पेट फुला रखा है, वहीं से आ रही है। कभी आलू के कभी गोभी के, मत खाया कर इतने पराठे। किसके खा रहा है फिर आज? पनीर के? डाइटिंग तू बड़ा डाइटिंग कर रहा है? कब से किया है? सुबह से? 1 महीना हो गया, शुरू करते खत्म हो गया। लग तो नहीं रहा। तो मैंने किया है। तूने क्या किया है? तो मैंने किया सर। कैसे? हो गया। अच्छा, तेरे को लग रहा है कि तू पतला हो गया है? ये सिर्फ तेरे को ही लग रहा है, सच्चाई ये नहीं है बेटा। अरे नहीं सर, अपना वेट लिफ्ट में जाते वक्त नाप लियो। बताया था ना कि हाँ ऊपर जाते वक्त। चलो अब देखो बेटा ध्यान से। हमारे पास कोई भी काम अगर हो रहा है तो वर्क को करने के लिए हमारे को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आती है जो हम खाना खाते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं एक एनसीईआरटी कहती है, एक लड़की है कमली का पेपर आने वाला होगा, वो कमली करते हुए पढ़ रही है। अब वो जब पढ़ रही है, वो उसको क्यों देख रहा है? हैं? तो जब वो पढ़ रही है तो क्या करती है? रात के 8 बजे पढ़ना शुरू कर देती है। बहुत मेहनत से वो चैप्टर पढ़ रही है, उसका राइटिंग भी कर रही है। उसे पता है भानु सर का टेस्ट है तो लिख के भी देख रही है। उसे पता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर देंगे सर, तो वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर रही है। उसके बाद कहाँ पे गलती है उसको करेक्ट भी कर रही है, पेन से काट भी रही है। फिर मम्मी ने दूध दिया कि बेटा दूध पिए, थक गई होगी, उसने दूध भी नहीं पिया। नहीं, पहले काम करूं। इतना हार्ड वर्क कर रही है। बट डिस्पाइट ऑल दीज हार्ड वर्क, मेरे से अगर आके बोलेगी कि सर कल पता है आपको मैंने ना अपने चेयर टेबल पर बैठकर
बहुत हार्ड वर्क किया। मैंने पहले एक बार इसकी तरफ देखा, क्या हार्ड वर्क किया। क्या सर मैं चेयर टेबल पर बैठकर इतनी देर पढ़ी, कम से कम 6 घंटे। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है बेटा, पर तुमने कोई वर्क नहीं किया। ओ क्या है हो, जब कह रहा हूं नहीं किया तो नहीं किया, कहानी खत्म। तो यहां पर एक्चुअल में जो कंसेप्शन मेरे को देना है बेटा, ये वर्क का आज आपको साइंटिफिक कंसेप्शन देना है। कैसा कंसेप्शन देना है बेटा? साइंटिफिक कंसेप्शन देना है, राइट। सो डिस्पाइट ऑल द हार्ड वर्क, क्या उसने काम किया? नहीं किया। वाई? इसको आज हम लोग देखें, ओके। बट उससे पहले मैं आप लोगों को अब 2-3 चीजों से बता देता हूं, ठीक है। लेट्स से पहला केस ले लेता हूं, जिसमें मैं बोलूंगा वर्क कैसा है मेरा? पॉजिटिव है। वर्क कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक बच्चे को बुला लिया जाए, उसी के साथ कुछ काम कर लेते हैं। अरे जो आ गया वही आ जाए, कहाँ उसे बीच में से उठाएगा। अर्श पीछे है, कैमरा हिलाएगा, ये आ जाएगा। जल्दी आ। हाँ बेटा कैमरा ना हिल जाए, बहुत मारूंगा। ये देखो, इससे कुछ ही बात, मेरे से लंबा है। सारे लंबे होंगे मेरे से, है ना? एक छोटा बराबर है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। जब कोई तरह कहते ना छोटा है, तो कह दिया हम सर उठा के देखते हैं, तुम सर झुका के देखते हो। अबे चलो क्या करेंगे लंबे होकर। सुन बेटा, पहले तो सीधा खड़ा रही, इससे कुछ ही बोल लो सर। सीधा ही देखो, सीधा खड़ा, अटेंशन, सीधा खड़ा। अब देखो इस लड़के पे, देखो इस लड़के को गौर से देखो। इस लड़के पे अब मैं काम करने जा रहा हूं। अरे कहने का मतलब है वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तुम गलत भी नहीं कर रहे हो, हैं? नहीं नेगेटिव अब मैं नहीं करूंगा। देखो मैं इसको धक्का दे रहा हूं, चले। बिल्कुल मिला के कहने का मतलब क्या हुआ? जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स है, उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है। इतना भी तेज धक्का नहीं दिया था, ओवर एक्टिंग कर रहा है, काम भागे जा रहा है। तो कुल मिला के क्या हुआ बेटा? जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका मतलब अर्श भाई का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा, तो क्या होगा आपके पास? पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हो रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, उल्टा कर लेते हैं जरा। अब ये काम करेगा मेरे पे, नो अच्छे से धक्का लगा मेरे को, हिला के देखो। कुछ ज्यादा है, ये कह रहे थे हिल नहीं रहे बेटे, मेरे को हिला। ये हिलाएगा। अरे मेरे को ये कल का मेरे को हिला देगा। चल बैठ जा, वर्क करने आ रहा है, वर्क होता नहीं इनसे, है। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान सुनो। एक्चुअल में इस समय पर क्या था कि आप लोगों ने एक फोर्स लगाया, पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में काम नहीं हुआ, उस डायरेक्शन में काम नहीं हुआ, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम हुआ। इसको मैं 2 तरीके से समझा सकता हूँ। ऐसा समझो कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। कैसा प्लेन है? इंक्लाइंड प्लेन। लेट्स से मैं लेके भी आ जाता हूँ, इस पे धूल तो जमी गई है। ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन होता है। पता है क्या होता है इंक्लाइंड प्लेन, है ना? अब मैं आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क की डेफिनेशन ही बता देता हूँ, ठीक है। तो यही बात कर रहे हैं। वो पॉजिटिव में क्या हुआ था हमारे पास? जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स लगाया था, उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या हुआ था? बॉडी मूव करी थी। लेकिन अब ये हमारे पास प्लेन कैसा कर देता हूँ, इसको मैं इंक्लाइन कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज आर इंक्लाइंड प्लेन। अब अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पर मैं कोई चीज रखता हूं और इसको ऊपर खींचने की कोशिश करूंगा। देखो ये ऊपर खींच रहा हूं, ये तो आराम से खींच के आ रहा है। लेकिन अगर मेरे पास इसकी एक ट्रॉली मेरे को मिल जाती है, तो मैं देखता हूं कि कहां गई,
अभी तो खैर नहीं मिल रही, बच्ची कहीं छुप के बैठी होगी पक्का भी। ये देख रहा है भाई। क्या कह रहा है? कौन सा क्या कह रहा है मेरे को बताओ जरा। क्या बोल रहा है प्रकाश? बच्चे बड़ा आर्ट्स करेगा। और इधर आओ एक जना, मदद करने को आता ही नहीं है। क्या भाई यार? अरे आज क्यों बुलाते रहते हो? बस हो गया। ये तो नीचे गिरा है ना, इसको उठा दियो। चलो इधर देखो अब ध्यान से देखना बेटा। ये मेरे पास एक पुली है ना? अब देखो जरा ध्यान से, इस मानस जरा ये इंक्लाइन प्लेन पर है, ठीक है? अब इसे पकड़ना यहाँ से नीचे से बस। है बड़ा अजीब आदमी है ये, इन्हें समझाओ समझ नहीं आती। मैंने इससे बड़े तौर से तो मैंने क्या करा यहाँ पे, अब तुम्हें मैंने पॉजिटिव वर्क करना है। तो मैं पॉजिटिव वर्क कैसे कर पाऊंगा? देखो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? अब बेटा अगर मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ तो इस पे एक फोर्स, देखो अभी तो मेरी फोर्स वर्क कर रही है, इसलिए देखो अगर यहाँ पर देखोगे ध्यान से बेटा, कैमरे में दिखा दीजिए इस चीज़ को। फिर छोड़ रहा है, इसे स्टेबल रखने की कोशिश कर, ठीक है? हाँ इसको ऐसे कर। तो ये यहाँ पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, देखो ये जो मेरा नापने वाला यंत्र है ये नीचे की तरफ रखा जा रहा है ना? पेन इसके जिस पे वेइंग पेन है, अगर मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब जब मैं इस पे खींच रहा हूँ तो ये पॉजिटिव वर्क है, लेकिन अगर मैं इस पे छोड़ देता हूँ तो इस पे एक फोर्स तो लग ही रही है। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लग रही है। आपका फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन अब मैं छोड़ दूँ एक बार, इसका मोशन किस तरफ गया? इसका ऊपर गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरफ फोर्स लगाई है उस तरफ ना चलकर मोशन किस तरफ गया? ऑपोजिट में। इसको रख ले बेटा अभी उधर, बाद में रख देंगे, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है, इसमें सिंपल लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहां पर मैं क्या बोलूंगा नेगेटिव वर्क में कि डिस्प्लेसमेंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या मैं ये बात कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा था? नीचे लग रहा था। बॉडी कहां जा रही थी? ऊपर जा रही थी। फोर्स नीचे, बॉडी ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, तो बिल्कुल सही बात है। डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी फोर्स की, ये हमें देखने को मिला। इसके अलावा आप जब भी फ्रिक्शन वाले फोर्स की बात करोगे, अगर आप किसी बॉडी के कांटेक्ट में रखते हो, मैंने आपको बता रखा है फ्रिक्शन कब आता है? जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है, तो इन दो बॉडीज पर क्या लग गया? फ्रिक्शनल फोर्स लग गया बेटा। अब जैसे ही आप इसको खींचोगे आपका फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, लेकिन इस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। और आपकी बॉडी का फोर्स इधर लगाने की वजह से बॉडी डिस्प्लेस तो इधर ही करी है, एस। इस वाले फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो तो पॉजिटिव वर्क होगा, लेकिन जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाल लेना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। एफ, छोटा एफ मतलब फ्रिक्शन बेटा, ठीक है? तो ये कहानी रहती है आपके पास पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क की। एक केस आता है आपके पास जीरो वर्क का, जीरो वर्क, ठीक है? अब इस जीरो वर्क को समझने के लिए हम लोगों को थोड़े और कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और उन कॉन्सेप्ट से हम लोग काफ़ी 2-3 चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? इसको हटा दो। अब उसके अलावा जो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा था कि सर जो कमली है उसने कुछ काम नहीं किया, आपने ऐसा क्यों बोला? तो बेटा सुनो, साइंटिफिक भाषा में जो आप वर्क को डिफाइन करेंगे वो आप डिफाइन करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ एप्लाइड फोर्स इनटू में उसका डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला? एप्लाइड फोर्स इनटू में उसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप लोगों को मैंने कहा कमली ने कोई काम नहीं किया,
क्यों काम नहीं किया कमली ने? क्योंकि बेटा वर्क का मतलब था फोर्स। हो सकता है उसने लगाई हो टेबल पे ऐसे हाथ से, कोई दिक्कत नहीं, पर वो पूरी रात भर अपनी चेयर टेबल पे ही बैठी रही, जिसकी वजह से उससे कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो आया नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? 0 वर्क। 0 वर्क होने के दूसरा और कारण हो सकता है बेटा, जो यहां पर आप लोगों के पास फोर्स है, अगर फोर्स 0 हो जाए तो भी आपका वर्क क्या होगा? दूसरे केस में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो आपका वर्क क्या होगा? ये बात तो क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब यानी ये बातें अगर सत्य हैं तो इसका मतलब हमारे पास वर्क की कोई और बढ़िया सी चीज बतानी पड़ेगी हमें। तो जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मौजूद होंगे तभी वर्क होगा, और उसी में वो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होगा वो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ये जो वर्क डन होता है W = F × S, इसको हम लोग कहते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। और जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट का मतलब है जो आप फोर्स लगा रहे हो उसी फोर्स के हिसाब से चल रहा है, यानी कि फोर्स चेंज नहीं हो रहा बार बार। जब आप 11th क्लास में आओगे तो इसी कहानी को आप फिर बड़ी चीजें पढ़ोगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जिसमें आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी बहुत तो मैंने आपको सिखा रखी है ना, लेकिन अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, वही बताने वाला हूँ आपको। अब यहाँ पर हमारे पास वर्क डन 0 के 2 केस तो हमें समझ में आ गए, राइट? अब ये 0 क्यों हुए, आइए इस चीज को देखते हैं, और क्या रीजन है कि हमारे पास वर्क और कब कब 0 हो सकता है उसको समझते हैं। एक्चुअल में मैंने आप लोगों को कंपोनेंट रिजॉल्व करना सिखा रखा था, किधर cos थीटा आता है किधर sin थीटा आता है, ये मैंने आपको सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री की जब एक्स्ट्रा क्लास ली थी। पर अब मैं इतना डीप में नहीं जा रहा, इसलिए मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ कि वर्क डन जो होता है, देखो 9th के लेवल पे यही है, पर 9th में अगर आप एडवांस पढ़ रहे हो तो आप पढ़ोगे कि जो वर्क होता है W = F(S) cos थीटा होता है। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के साथ cos थीटा, ठीक है? अभी जो cos थीटा है ये S का भी हो सकता है और F का भी हो सकता है, ये क्या है भूल जाओ, इसी कोई दिक्कत नहीं। बस ये वैल्यू तो मैंने आपको याद रखने के लिए बोल रखी है कि cos थीटा पे 0 का मतलब 1 होता है, और cos थीटा पे 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है, ठीक है? ये कहानी आपको क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखिए, आप लोगों को ध्यान सुनना इस चीज को, जब आप मोशन कर रहे हो, जब आप चल रहे हो, या फिर आपने कोई एक हैवी लोड उठा रखा है, आपने कोई एक हैवी लोड अपने सर पे उठा रखा है ऐसे, और काफी देर तक आपने उठा रखा है, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कि वो जो हैवी लोड आपने सर पे उठा रखा है उस समय आपने वर्क कितना किया? 0। पर क्यों? क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, और उस डिस्प्लेसमेंट में ना होने की वजह, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं जब आप चल रहे थे, या तब तो मान नहीं था कोई आपने काम किया, लेकिन सिर्फ उसको सर पे उठाने के लिए आपका जो S था वो 0 था, और क्योंकि आपका S 0 था, आपका S क्या था? 0 था, इसलिए आपको कोई वर्क वहां पर नहीं था। अब ध्यान सुनिएगा इस चीज को, आप नीचे से ऊपर उठाकर लेकर आए, है ना, और आपने सर पे रख लिया, तो क्या अब भी आपका वर्क 0 होगा? हाँ, अब सुनो, यहां पर कौन सा वर्क 0 होगा, कौन सा वर्क 0 नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो वर्क डन बाय द बॉडी है ये तो इस बार 0 होगा, क्योंकि बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करा है, बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करा है, लेकिन जो आपका वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 0 नहीं होगा। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, उस ग्रेविटी के अगेंस्ट में आपने इस डब्बे को उठाकर यहां पर रखा है, राइट? और आपने किसी फोर्स से ऊपर उठा के रखा होगा, और ये जो डिस्टेंस आपने उठाई ये क्या हो जाएगी उसकी? h, यानी कि फोर्स भी लगाया आपने और ऊपर रखने के लिए s भी कवर किया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस समय पर 0 नहीं होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इस समय पर 0 नहीं होगा।
समझ में आया? जब आप ऊपर उठा के यहाँ पर रखते हैं तो क्या वर्क डन 0 होता है? तो आप पूछना कि सर आप कौन से वर्क की बात कर रहे हो? ग्रेविटी का 0 होगा? नहीं। बॉडी का होगा? हाँ। बॉडी का क्यों 0 होगा? क्योंकि उसने कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं करा। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट केस, अब इसको उठाकर मैं अगर ऐसे सीधा चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, तो मेरे पास कौन सा वर्क 0 होगा? कोई वर्क 0 होगा इस समय पर जब मैं चल रहा हूं तो आंसर क्या है? नो। जो हमें अब तक समझ में आया उसमें सर ये है कि आप जब चल रहे हो तो आप कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो कवर कर रहे हो। लेकिन वो जो रखा है हमने, क्या रखा? जो बॉक्स रखा हुआ है हमने, हाँ, उसने तो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया। नहीं बेटा, इससे क्या मतलब है? आपकी पूरी हाँ, इसने बोला कि सर जो आपने बॉक्स रखा अपने सर पे उसने तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करा, पर आपका बॉक्स और आपकी बॉडी अब एक सिस्टम मानी जाएगी। तो जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो बॉक्स भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है? तो यानी कि जब आप किसी एक हैवी लोड को लेकर चलते हैं तो उस समय पर आपकी जो बॉडी का वर्क है वो 0 नहीं होता, यानी कि आपने कुछ ना कुछ वर्क करा होता है। लेकिन जब आप, ध्यान सुनना भी इस चीज को, बहुत गलती करते हैं बच्चे, जब आप लोड को सर पे रखकर चल रहे हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 होती है। क्या 0 होती है? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 0। इसका रीजन क्या होता है? सुनिए, आपके पास ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। ग्रेविटी का फोर्स जो लगता है हमेशा नीचे की तरफ लगता है, और आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो वो किस डायरेक्शन में चल रहे हो? इस डायरेक्शन में चल रहे हो। ग्रेविटी का फोर्स नीचे, आपके मोशन की डायरेक्शन ये, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे cos थीटा कितना होता है? 0, और W क्या होता है? Fs। मेन वर्क तो ये है ना Fs cos थीटा, मेन वर्क तो ये है ना Fs cos थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये cos 90 हो जाता है। जब हम चल रहे थे तो हमारा डायरेक्शन ये था, ग्रेविटी का फोर्स इस तरफ लग रहा था, इसलिए हमारा वर्डन 0 होता है ड्यू टू ग्रेविटी। पर क्या बॉडी का वर्डन 0 होगा? नहीं। क्यों 0 नहीं होगा? देखो, आप, हाँ, आप फोर्स भी इधर लगा रहे थे अपना, और आपका डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा था। तो जब आपका फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो ऐसे केस में इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में तो कोई एंगल है ही नहीं ना भाई, जिधर वो जा रहा है सेम चीज उधर जाएगी, तो उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं होता। तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा Fs cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसलिए क्या आ जाएगा? Fs। तो हमारे पास जो 1 आएगा नॉर्मल ही आ जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग ये कंफर्म करना सवाल में लिखने से पहले टीचर से कि सर आप कौन सा वर्क पूछ रहे हो, वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन बाय बॉडी। तो अगर ग्रेविटी का 0 है तो जरूरी नहीं है कि बॉडी का भी 0 हो, राइट? जब आपने उठाया तो आपको मैंने केस समझा दी, ठीक है? तो जब हम उठाते हैं उस समय पर हमने तो कोई काम नहीं किया, लेकिन ग्रेविटी का जो वर्डन है वो कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल भाषा में वर्डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप लोग कहीं से जाकर वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हो तो क्या आपने कोई काम किया है? नहीं, नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि आप गए। बेटा फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। और ध्यान रखिएगा, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस। और जब आप कहीं से जाकर वापस आ जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, इसलिए आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए जो आपकी साइक्लिक प्रोसेस होती है, साइक्लिक मतलब जहां से शुरू किया वहीं पे आके खत्म हो गई, तो यहां पर आप लोग याद रखना वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या रहने वाला है हमारे पास? 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास जो इनिशियल पॉइंट होता है वो आपके पास किसके इक्वल रहता है? इस केस में फाइनल पॉइंट। क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब वर्क डन की यूनिट देखते हैं बेटा। वर्क डन की यूनिट ऐसे निकालते हैं। अब निकालना सिखा रखा है मैंने आपको। फोर्स की यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? मीटर। तो जो वर्क डन की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। और इस न्यूटन मीटर का नाम है हमारे पास जूल। समझ में आया? अब आपसे पूछा जाता है 1 जूल क्या है? 1 जूल क्या है?
अब आपको वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 जूल को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे? कर देंगे भैया, प्रॉब्लम ही क्या है, आपको इधर 1 लाना है ना, इधर 1 लाने के लिए आप इधर 1 और 1 की मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कह सकते हो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। When 1 Newton force displaces a body by 1 meter, जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट को या बॉडी को 1 मीटर से डिस्प्लेस कर देता है, उस समय पर होने वाला आपका वर्क कितना कहलाया जाएगा? 1 जूल। और यही आपके पास 1 जूल एनर्जी भी बोली जाती है। समझ में आया? तो एनर्जी की भी सेम यूनिट है जूल, और वर्क की भी सेम यूनिट है जूल। समझ में आ रहा है? तो 1 जूल का मतलब है 1 न्यूटन का फोर्स जब 1 मीटर के ऑब्जेक्ट पर लगेगा, 1 मीटर का फोर्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर से डिस्प्लेस करेगा, उस समय जो आपका वर्क होगा वो कितना हो जाएगा? 1 जूल। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू Fs की जो कहानी होती है cos थीटा की, कैसे लेते हैं आपको समझ में आ गया। नेगेटिव वर्क में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो बेटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन का केस बता रहा था मैं आपको, यानी कि आप तो इधर जा रहे हो पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है ना। अब इसका नेगेटिव वर्क कैसे आया देखो, एक्चुअल में तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये छोटा है इनटू s क्या होगा, जिधर आप जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है बेटा। और एक्चुअल में जो cos थीटा होता है ना, cos 180, ये -1 होता है। इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू आई, फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए Fs cos थीटा कितना आएगा? Fs cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? W इज इक्वल्स टू -Fs। देखो 9th क्लास के लेवल पर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, W इज इक्वल्स टू Fs। पर 9th क्लास में आप अपने बेसिक्स अच्छे करना चाहते हो तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज पता रहनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मेरे को बुक दे दो, कहीं ऐसी कुछ चीज़ नहीं रह गई हो जो मैंने छोड़ दी, मैं वो देख लेता हूँ। पहला तो आपके पास वर्क हो गया, नॉट मच वर्क हो गया, साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क हो गया। तो किसी भी चीज़ पे वर्क होने के लिए 2 चीज़ जरूरत है, एक फोर्स उस पर एक्ट करना चाहिए, और दूसरा बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है? वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स मैंने आपको बता दिया किसके इक्वल होता है? F इंटू एस, और उसमें यूनिट क्या होती है हमारे पास? जूल। एग्जाम्पल नंबर 11.1 हमसे कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन, यानी अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स एक्ट कर रहा है? 5 न्यूटन का फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये यहाँ पर गया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस तरफ फोर्स लग रहा था उस तरफ 2 मीटर गया। तो आपको बताना है कि आपके पास व्हाट इज द वर्क डन, ये पूछा है। ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्शन फोर्स, इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज कितना होगा? 10। अच्छा एक चीज और, जो आपको वर्क है दिखने में तो ऐसा हो रहा होगा कि फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन बेटा जो वर्क डन है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सर नेगेटिव वर्क फिर कैसे होता है? नेगेटिव वर्क इसलिए होता है क्योंकि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से आता है। अब आपको ये पूछना चाहिए कि सर ये स्केलर कैसे आया, तो यहाँ पर ये आता है आपका 2 वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, 2 वेक्टर क्वांटिटी का ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा। तभी तो Fs cos थीटा आया, मैंने आपको बता दिया है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये चीज बताई है एक्स्ट्रा क्लास में, A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा के, और A क्रॉस B किसके इक्वल होगा? AB sin थीटा के। तो अगर ये दोनों वेक्टर हैं, ठीक है, देखो फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है बेटा, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आएगा। इसीलिए क्योंकि वर्क भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जिनको इसमें दिक्कत हुई हो वो बस सिंपल इतना याद रख लो कि वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंस क्वेश्चन कहता है एक फोर्स 7 न्यूटन का है, लग रहा है ऑब्जेक्ट पर,
और डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है, ठीक है। आपको बताना है वर्डन कितना है, तो यार 56 जूल, ठीक है। 10 जूल कहाँ गया, पुराने वाले एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहां पर एक बोल रखा है, वही है बेबी पुल कर रहा है कार को, वो मैंने आपको बता दिया है ना। बर्डन बाय फ्रिक्शन आपको मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बर्डन नेगेटिव कब होता है, ये सब मैंने आपको कहानी बता दी है। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 11.2 हमसे क्या कह रहा है, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम ग्राउंड। एक पोर्टर है, उसने 15 किलो का लगेज उठाया ग्राउंड से एंड पुट्स इट्स ऑन इट्स हेड, मतलब उसने अपने सर पे रख दिया है, अंग्रेजी में थोड़ी बहुत जरूर। 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। लगेज कितने का था, 15 किलो का। भाई यहाँ पे आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, मास कितने का है 15 किलो, हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन लगेज, ऑन उसने कितना काम किया लगेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर W क्या हो जाएगा, F डॉट एस, W इज इक्वल्स टू F डॉट एस, बेटा माइनस क्यों आएगा, वर्क डन बाय हिम, जिस वर्क डन बाय हिम ऑन लगेज, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में तो लगेज उठ रहा है, तो ये तो फोर्स पॉजिटिव हो गया ना बच्चे, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स का काम यहाँ पे नेगेटिव हो सकता था, क्योंकि वो नीचे लगा रही है, आप ऊपर उल्टा जा रहे हैं। हाँ, ग्रेविटेशन वाला नेगेटिव। तो यहाँ पे वर्क डन बाय हिम कैसे आएगा, फोर्स। अब F की वैल्यू कितनी है, mg भी लिख सकते हो, ये मैं पढ़ा चुका हूँ भाई, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में F इज इक्वल्स टू mg, और इनटू में h, डिस्टेंस मतलब हाइट। तो मास कितना दिया था 15 इंटू 10, g को 10 ले लो और h को कितना ले लो 1.5, हाँ 9.80 ले ले बेटा, जितनी कैलकुलेशन आ जाए कर लियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास जूल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास केस आ गया, वर्डन समझ में आ गया कैसे निकाला हम लोगों ने इसे 11.2 में। नेक्स्ट इसने इंटेस्ट क्वेश्चन दिया है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। सबसे पहला आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, दूसरा फोर्स लगना चाहिए, है ना, ये दो केस होते हैं। तीसरा थीटा 90 नहीं होना चाहिए, ये भी लिख सकते हैं, एंगल की 90 नहीं होनी चाहिए। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल्स टू F इनटू S, प्लस लिख देना चाहो इससे ब्रैकेट। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, ये बता दिया। व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर, देन वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। अ पेयर ऑफ बुलेट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन फ्लो। ये कह रहा है दो बैल थे, उन्होंने 140 न्यूटन का फोर्स लगाया हल पे, फ्लो मतलब हल। द फील्ड बीइंग फ्लोड इज 15 मीटर लॉन्ग। अगर जो आपका फील्ड है वो 15 मीटर लंबा है, ठीक है भाई, बैल हल जोतते थे ऐसे जोतते थे, वो फील्ड बताया है कितना है 15 मीटर लॉन्ग है। क्या पूछा है, हाउ मच वर्क इज डन, तो क्या ये तो हो गया सिंपल, W इज इक्वल्स टू F इनटू S, यानी कि 140 इनटू 15 कितना आ गया 2100, तो ये आ जाएगा 2100 जूल, ठीक है। इसके बाद की जो कहानी है ये किसकी है, हमारे पास एनर्जी की है, और एनर्जी हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीजें हम लोगों ने करनी है ना, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स ये सारी चीजें हम लोगों ने करनी है। तो आज हमारे पास वर्क के इंट्रोडक्शन के साथ यहीं पर लेक्चर रखते हैं छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में हम लोग एनर्जी करेंगे विद न्यू एक्सपेरिमेंट्स अगर जो पॉसिबल होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।